हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपकी राजन की सीरीज शुरू की थी संस्कृत विषय के लिए और उसमें आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट करा दिया था। साथ साथ जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको शुरू कर दिया था और आपके लगभग 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे लास्ट क्लास में। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। उससे पहले आप सभी को पता चल चुका होगा कि आपकी जो नई डेट शीट है वो आ चुकी है। सभी ने अपनी डेट शीट देख ली होगी, एग्ज़ाम पता चल गए होंगे। जो अभी तक नहीं पढ़ रहे थे पढ़ाई में लग जाइए, पर्याप्त समय है आपके पास। आप पहले से ही 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है कि आप लास्ट टाइम में भी किस प्रकार से पढ़ाई करिए। अगर आपने पहले नहीं भी की है, लास्ट में जो आपके पास 15 से 20 दिन का समय मिलता है, आप उसमें कैसे तैयारी करें कि आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसलिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके कल शायद 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझसे गलत हो गए थे, उनको पहले मैं करेक्ट करा देती हूँ और अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैं उसको कमेंट करके पिन कर देती हूँ, आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। पहला एक जो क्वेश्चन था वो था आपका नायका का संधि विच्छेद पूछा था। तो नायका का संधि विच्छेद होता है नए प्लस अकहा। ठीक है, मैंने शायद 9 प्लस अकहा कर दिया था, वो नावकहा हो जाता, इसलिए इसको करेक्शन कर लेना, नए प्लस अकहा रहेगा। और एक आपका आया था बलिम याचते वसुधाम, 71 क्वेश्चन था शायद। हाँ, बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञक विधायक सूत्र है। यहाँ पर बलि का पूछा था, इसलिए आपका कर्म संज्ञक जो विधायक सूत्र है वो रहेगा अकधितम चा। अकधितम चा के लिए आपको मैंने 16 द्विकर्मक धातुएं दिखाई थी। जब याच वगैरह ये प्रयोग की जाती है तो वहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति होती है वो लगती है अकधितम चा के अनुसार। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को ही सही कर लेना। बाकी की शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। अच्छा, यहाँ पर संधि किसे कहते हैं सभी जानते हैं। 2 स्वरों के यहाँ वर्ण की जगह करेक्शन करके स्वर, अच्छा संधि ही था, चलो ठीक है संधि है तो फिर ठीक है, स्वर संधि होगा तो स्वर हो जाएगा। संधि किसे कहते हैं, तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। पहला एग्जाम्पल आप नायका लिख सकते हो, यहाँ पर दिया है राम प्लस ईशा बराबर रमेशा, तो यहाँ राम नहीं होगा रमा होगा। इसको करेक्ट करके मैं ऊपर लिख देती हूँ, क्या होगा, रमा प्लस ईशा बराबर बन जाएगा रमेशा। इन चीज़ों का ध्यान रखना, कहाँ विसर्ग आती है, कहाँ दीर्घ स्वर लग रहा है, कहाँ किसकी मात्रा लग रही है। ठीक है, आगे आते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि जो है आपकी, अच्छा संधियाँ कितने प्रकार की होती है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब 2 स्वरों का मेल होता है तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं स्वर संधि। जैसे रथ प्लस आरुणः रथारुणः। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है देव प्लस आलयः देवालयः। नेक्स्ट है व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में लिखो कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण स्वर या व्यंजन कोई भी हो तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो कहलाता है व्यंजन संधि। कहने का मतलब क्या है, जैसे दिक प्लस अंबर है तो आपका जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, व्यंजन, अर्थात उस पर हलंत जरूर लगी होगी। और जो दूसरा पद है उत्तर पद, इसका प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। जैसे दिक प्लस अंबर में जो अंबर है, अंबर का प्रथम वर्ण क्या है, आ है और आ स्वर है। ऐसी सत प्लस चित को देखोगे तो इसका चित का प्रथम वर्ण क्या है, चा है, ई नहीं है, चा है, और चा क्या है, व्यंजन। यानी कि एक व्यंजन और स्वर का मेल होता है तब भी व्यंजन संधि होती है और 2 व्यंजन का मेल होता है तब भी व्यंजन संधि होती है। बस एक शर्त है कि जो प्रथम पद होगा उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, वो स्वर नहीं हो सकता। क्लियर, तो व्यंजन संधि होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, दिक प्लस अंबरः दिगंबरः, वाक प्लस ईशा बन जाएगा वागीशा और सत प्लस चित बनता है सच्चित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। सेम वैसा ही है कि जब प्रथम पद या पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। छात्रः प्लस तिष्ठति, तो छात्रस् तिष्ठति यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, हरिश प्लस सॉरी, अच्छा वो तो अलग, हरि प्लस शेते, हरि प्लस शेते तो हरिश शेते बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्यंजन विसर्ग दोनों आपकी आ जाती हैं उसमें, पुरः धनकारा पुरस्कारा, नमः धनते। अच्छा चलिए ये लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। नमः प्लस ते
क्या बन जाता है संधि होकर? नमस्ते। क्लियर है? चलिए अगला है एचो ऐवा यावाह किसका सूत्र है? तो एचो ऐवा यावाह जो है वो अयादि संधि का सूत्र है। इसमें ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक मातरम प्रणमति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति है। बालक मातरम प्रणमति, माता को क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है। मातरम, और मातरम शब्द जो है आपका वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति एक वचन। यहाँ से आपको विभक्ति वाली ये चीज़ भी क्लियर हो गई। मातृ और पितरी के रूप अच्छे से तैयार कर लेना, खासकर मातरम, मातरी, पितरम, पितरी ये पूछे जाते हैं, याद करिएगा इसको अच्छे से। तो मातरम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। और कारक पूछा था तो कर्म कारक है। कारक विभक्ति दोनों पूछी थी। अब आपको विभक्ति पता चल गई तो कारक ऑलरेडी आप लगा देंगे, कारक पता चलेगा तो आप ऑटोमेटिक विभक्ति लगा दोगे। चलिए अगला क्या है? नदीषु गंगा श्रेष्ठा रेखांकित शब्द में कारक व विभक्ति है। नदीषु, और मैंने बताया था जब आपको लास्ट में कीवर्ड सु मिलता है कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है। तो नदीषु शब्द में विभक्ति और वचन पूछा जाए तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति के लिए कारक कौन सा होता है? तो कारक होता है अधिकरण कारक। तो नदीषु शब्द में अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी का ये बहुवचन का शब्द है। अगला आपका प्रश्न है गुरुवे नमः रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति है। रूप अगर गुरु के याद है तो वहाँ से लगा सकते हो। चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति के लिए कौन सा कारक आता है? संप्रदान कारक आता है। अगर रूप याद नहीं है तो भी मैंने एक पढ़ाया था, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगास, जब इनका योग होता है तो हम क्या लगाते हैं? चतुर्थी विभक्ति। जैसे गुरुवे नमः, गणेशाय नमः, चामुंडाय नमः, हरये नमः। तो यहाँ पर गुरुवे में कौन सी हो गई? चतुर्थी विभक्ति हो गई। कारक हो गया संप्रदान, क्योंकि गुरु को क्या कर रहे हैं? नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अगला आपका है क्वेश्चन बलिम याचते वसुदाम रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति है। तो बलिम याचते वसुदाम में रेखा किस पर खींची गई है? बलिम शब्द पर। तो बलिम में जो आपका कारक रहेगा वो रहेगा कर्म कारक, विभक्ति रहेगी द्वितीय विभक्ति। और आपसे जैसे पहला प्रश्न एक पूछा गया था कि कर्म संज्ञक सूत्र लिखो, तो इसमें जो कर्म कारक है या द्वितीय विभक्ति है वो सूत्र है आपका अकदितम चा। अकदितम चा सूत्र में आपकी 16 द्विकर्मक धातुएं दी गई हैं और उसमें बताया है जो अप्रधान या गौण कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, अगला है आपका अनुस्वार तथा अनुनासिक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर धर्मम चराह लिखा है, दिंगनाथ लिखा है, वांग्मय लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अनुनासिक जो आपके नासिक के वर्ण हैं वहाँ से आएगा ये। अगला है आपका वांग्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो वांग्मय का जो संधि विच्छेद रहेगा वाक प्लस मयम रहेगा और इसमें संधि है व्यंजन संधि। क्लियर हो गया? इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा? वाक प्लस मय। परोपकारा शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो परोपकारा का जो समास विग्रह होता है वो रहता है परेशान उपकारः, दूसरों पर किया जाने वाला उपकार। संस्कृत में इसका समास विग्रह रहेगा परेशान उपकारः। इसमें जो समास है वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये तो यहाँ संधि विच्छेद कर दिया, संधि विच्छेद नहीं करना था हमें। अगला प्रश्न है आपका मातृ शब्द में षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है मातुः, द्विवचन है मात्रोः और बहुवचन है मातृ नाम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। श्रु धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का सभी वचन का रूप लिखना था यहाँ पर। तो यहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन होता है शृणोति, गलत लिखा हुआ है, करेक्ट करती हूँ इसको। वैसे मैंने सारे ही उसके रूप यहाँ पर लिख दिए थे छोटे छोटे। शृणोति, शृणुता, शृण्वन्ति। इसके बाद मध्यम पुरुष में आएगा शृणोसि, शृणुथा, शृणुत और उत्तम पुरुष में शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न था पठ धातु के लट लकार का सभी वचनों में रूप लिखिए। तो पठ धातु का लट लकार देख लो, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। अगले इसमें लिट का भी दिया है, तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। नीचे जो है पठिष्यावः, पठिष्यामः विसर्ग आती है और यहाँ पर भी विसर्ग आती है, ध्यान रखिएगा। अगला है लंग लकार का। तो लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन होता है
अपठत अपट्टाम अपठन, अपठा अपट्टम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। देखो यहाँ विसर्ग है, यहाँ सॉरी यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत है, यहाँ भी हलंत, यहाँ भी हलंत। यहाँ पर हलंत नहीं लगती है, वरना दोनों ही सेम हो जाएंगे, प्रथम पुरुष का एक वचन भी और बहुवचन भी। ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आपका लोट लकार का है, ये 2022 में पूछा भी गया था। तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। यहाँ विसर्ग नहीं आती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे गलत हो सकती हैं तो उनको ध्यान रखना। विधिलिंग का रूप है पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। यहाँ हलंत नहीं आएगी और यहाँ पर हलंत आएगी, पिछले वालों की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र किससे संबंधित है? तो ध्रुवम पाए अपादाने सूत्र में विभक्ति में लिखाया था, ये अपादान कारक से संबंधित है। विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसमें विभक्ति रहेगी पंचमी, और जो कारक पूछा गया आपसे, तो कारक इसमें कौन सा रहेगा? अपादान कारक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 96, अधिकरण कारक का सूत्र है। तो अधिकरण कारक का सूत्र है आधारो अधिकरणम। जो आधार होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी आती है? तो सप्तमी विभक्ति आती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। करण कारक का सूत्र बताओ। तो करण का सूत्र होता है साधकतम करणम। जो साधन होता है जिसके द्वारा हम किसी कार्य को संपादित करते हैं उसमें करण कारक होता है। विभक्ति अगर आपसे यहाँ पर पूछी जाए तो इसमें विभक्ति कौन सी होगी? तृतीया विभक्ति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर नहीं लिख पाया, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर रहेगी सप्तमी। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्ता कारक का सूत्र है स्वतंत्रता कर्ता होता है, पहला ही सूत्र लिखाया था। आधार कारक किसे माना जाता है? तो आधारो अधिकरणम, आधार कारक रहेगा अधिकरण कारक। अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन बताओ। तो अस्मद का षष्ठी द्विवचन होता है आवयोः। वारी शब्द का पंचमी एक वचन, वारी शब्द का पंचमी एक वचन होता है वारिणः। और अगर आपका षष्ठी एक वचन पूछा जाए तब भी वारिणा ही रहेगा, सेम रहते पंचमी और षष्ठी में। राजा शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो राजा शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है राजानम। नेक्स्ट है ग्रामम अभिता तड़ागः सन्ति। रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति है ग्रामम रामम। ग्रामम में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई, तो कारक कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। नहीं तो अभिता परता समया निक्सा ये करवाया था, कौन सी विभक्ति लगती है वहाँ? द्वितीय लगती है, कारक होता है कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनः कंदुकेन क्रीडति। रेखांकित शब्द में कारक है कंदुकेन, और सेम ऐसे ही क्या होता है? रामेन। कंदुकेन रामेन सेम है। रामा रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेन, तृतीया विभक्ति एक वचन। तो देखो कंदुकेन में कौन सी विभक्ति मिल गई? तृतीया विभक्ति मिल गई। कारक कौन सा मिल जाएगा? करण कारक। कर्ता प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीया करण से। इस तरीके से इनको याद करते हुए चला करो तो कभी परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है आपका 11 से 20 तक संख्यावाचक शब्दों की संस्कृत लिखनी है। तो 11 से 20 तक लिखनी थी। पूरे के पूरे मैंने आपको संख्या लिखवाई हैं, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। एकः द्वे त्रेः चत्वारः, ठीक है, पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश नवदश या फिर एकोनविंशति पूछा गया है 2022 में। फिर क्या विंशति 20 की होती है? बस ये याद रखना कि 20 की 30 की ये क्या है? 20 की विंशति हो गई। इसके बाद एकोनविंशति नहीं होगा, ये होगा एकविंशति। इसको सही करो, यहाँ पर करेक्ट करके लिखते हैं हम एकविंशति। इसके बाद द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति, लास्ट में आ जाएगा त्रिंशत। त्रिंशत की संस्कृत मतलब 30 की होती है त्रिंशत। ऐसे ही 40 की रहेगी क्या? चत्वारिंशत। 50 की क्या रहेगी? पंचाशत। बाकी के सारे आप आराम से इनको देख के बना सकते हैं, चाहे तो नोट कर लीजिए। वैसे मैंने इस पे पूरी क्लास कराई हुई है तो मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ आपका टाइम वेस्ट करूँ फालतू में। अगला है आपका गम धातु के सभी लकारों व विचनों के रूप लिखिए। सारी लकारें दी गई हैं तो यहाँ से देख सकते हो। गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावा
गच्छामः, ये किसका है? लट लकार का रूप है। लट में हो जाएगा गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इसको देख लेना क्योंकि पहले गच्छ चलता है फिर गम आने लगता है। सिर्फ लेटर में आता है यानी कि भविष्य काल में ही गम चलता है। वैसे आपका सब में गच्छ करके ही चलेगा। लंग में देखो क्या चलता है? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। यहाँ हलंत नहीं आती, यहाँ आती है सेम जैसा पठ में समझाया था वैसा ही है। लोट का गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। यहाँ हलंत नहीं आएगी। यहाँ पर बाकी सब जगह तो आपका जो भी है वैसा चल ही रहा है। अगला है विधिलिंग का गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेतम, गच्छेयम होगा यहाँ पर। गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ठीक है, यहाँ पर हलंत नहीं आती। नेक्स्ट है क्री धातु का लिट लकार का रूप पूछा गया था। लिट का पूछा गया था तो ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर सारे ही गलत लिखे, मैंने ये आपको धातु रूप कराए हुए हैं। लट का होता तो ठीक हो जाता। करोति, कुर्ता, कुर्वंती, करोसि, कुर्ता, कुरोत, करोमि, कुर्वा, कुर्मा। ये किसके? ये लट के रूप हैं। ठीक है, ये जो दिए हैं यहाँ पर लट लकार है, वहाँ पर कैसे चलेगा? पठिष्यति की तरीके से। चलो आगे बढ़ते। 2019 का मैंने आपका 22 का क्वेश्चन पेपर कराया है, वहाँ पर सारे आप उसको देख सकते हैं, एक साथ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पेव और स्मरण धातु के दिए हैं तो सेम आपके पठ की तरह चलेंगे। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। इन सबको समझाने में फालतू का टाइम वेस्ट रहेगा आपका। चलिए बाकी के आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला है आपका सर्वनाम शब्द। अस्मत् के यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने देखो हर जगह बॉक्स बना दिया है। बॉक्स बना दिया है दैट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। जैसे असमान हो गया, कौन सी विभक्ति वचन है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। अस्माभि में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो इस तरीके से मैंने हर जगह बॉक्स बना दी है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको तैयार याद करने पड़ेंगे। जहाँ पर ट्रिक्स थी वहाँ मैंने ट्रिक्स आपको बता दी थी, जिससे आप उसको आसानी से याद करो। बाद बाकी आपको ये सारे के सारे लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, मति के रूप में मत्याम याद रखना या मतो, दोनों ही पूछे जाते हैं। मते भी पूछा जाता है। नदी के भी रूप ध्यान रखना, नदी के इसमें दिए नहीं थे, नदी के इम्पॉर्टेंट हैं, नदी के ध्यान रखिएगा। अगला इसमें स्त्री वगैरह के ये इतने ज़रूरी नहीं है। धेनु के इम्पॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। इनको थोड़ा सा गौर कर लेना, बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। नीति के जो वाक्य ये मैंने करवाए हुए हैं तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे यहाँ पर ये आपको सब समझाने चाहिए। ठीक है, अर्थ चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा रहे। ये सारे यदा यदा धर्मस्य, पृथिव्याम, तीर्थरत्नानि सभी मैंने करवाया हुआ है। चलिए इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये समझा देती हूँ, ये शायद नहीं कराया था। तो जिस प्रकार से वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यनानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों को, जो फटे पुराने वस्त्र हैं उनको त्याग देता है, छोड़ देता है और दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा होती है वो क्या करती है? पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। ठीक है, नैनम छेदंती का देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपको नीति वाली क्लास में कराया है, इसलिए मैं श्लोक छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ भी देखें यहाँ भी देखें, टाइम वेस्ट हो आपका। संस्कृत में अनुवाद के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कर्ता जो आ रहा है वो किस पुरुष और वचन का है। जैसे सर्वनाम अगर आएंगे तो पुरुष वचन वहाँ पर ध्यान रखना होगा, और अगर संज्ञा शब्द आ रहे हैं तो वो किस विभक्ति और वचन के हैं। सेम उनके साथ जो क्रिया लगेगी वो भी उसी विभक्ति और वचन की लगेगी। जैसे यहाँ पर मैं कर्ता को पढ़ रही हूँ, प्रथम पुरुष का सह तौ ते, मध्यम पुरुष त्वम, त्वम होगा, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है इसमें। त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अब इनके साथ हम धातु देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो लट लकार का देखिएगा, वर्तमान काल की धातु कैसे लगेगी? पठति, पठता, पठंती, यानी कि सह के साथ आएगी पठति, तौ के साथ आएगा पठता और ते के साथ आएगी पठंती। इसके बाद पठ धातु का मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है? पठसि, पठता, पठत। तो त्वम के साथ आएगा पठसि, युवाम के साथ पठता और यूयम के साथ पठत। आगे पठामि, पठावः, पठामः। उत्तम पुरुष का एक वचन पठामि, द्विवचन पठावा और बहुवचन पठामः। तो अहम के साथ लगेगा पठामि, आवाम के साथ लगेगा पठावा, वयम के साथ लगेगा पठामः। आप क्या गलती कर सकते हैं उसको भी क्लियर कर दूं। जैसे वयम लिखा हुआ है
तो वयम के साथ हम पठामी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वयम जो हमारा शब्द है वो हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन की ही लगेगी। ठीक है ना। वयम के साथ पठावह भी नहीं लगा सकते, वो भी गलत हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। वयम के साथ पठंती भी नहीं लगेगा, पठत भी कोई नहीं लगेगा, सिर्फ पठामह लगेगा। इस तरीके से इनको हम देखते हुए चलते हैं। यहाँ तालिका भी दी गई है, सहातऊ ते की दी है, बाकी का कुछ भी है बेकार की चीज़ें। अगला अनुवाद देख लेते हैं, मैं कुछ आपको समझा देती हूँ। पहला है आपका पत्ता गिरता है। पत्ता एक पत्ता है, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या रहेगा? फलम फले फलानि पत्रम। गिरता है, गिरने की होती है पत धातु, तो पतति पतति पततः पतंती। प्रथम पुरुष का एक वचन पतति, द्विवचन पततः और बहुवचन पतंती। एक पत्ता था तो क्या आ जाएगी? पत्रम पतति। अगला है बालक पढ़ता है। बालक का बालक एक ही है तो एक वचन लगेगा रामः, और यहाँ क्या हो जाएगा? बालकः। पूरा क्लियर करके लिख देते हैं, विसर्ग विसर्ग कुछ नहीं लगाते ये लोग, पता नहीं क्या करते हैं। बालकः। अब बालक एक वचन है तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वो प्रथम पुरुष की एक वचन आएगी। पठति पठता पठंती। अच्छा पढ़ता है, ये चीज़ भी क्लियर कर दूं, ये कौन सा आपका काल है? लट लकार है, वर्तमान काल है, इसलिए पठति चल रहा है, तो क्या आ जाएगा? बालकः पठति। लड़की पढ़ती है, एक लड़की है, और काल हमारा है वर्तमान काल यानी कि लट लकार, तो क्या बनेगा? लड़की एक वचन, तो क्या हो जाएगा इसका? रमा लता। ऐसे ही बालिका, इसके साथ क्रिया क्या आएगी? एक वचन आएगी, प्रथम पुरुष का एक वचन पठति, तो सीधे पठति आ गया। अगला बालक हंसता है, तो बालक के लिए बालका हंसता। हंसता है, लट लकार है, कौन सी भी आपकी आएगी? प्रथम पुरुष का एक वचन। हंसती हंसता हंसंती, तो बन जाएगा हंसती। राम और कृष्ण पढ़ते हैं। राम और कृष्ण दो लोग हैं तो क्या हो जाएगा? रामः कृष्ण च पठतः। यहाँ पर क्रिया देखो, पठति पठतः। पठता क्या होती है? द्विवचन की होती है, इसलिए द्विवचन की क्रिया लगी है। उम्मीद कर रहे हैं ये आप आराम से कर सकते हैं। पेड़ से फल गिरा, इसको याद अच्छे से तैयार कर लो। पेड़ से यानी कि इसमें अपादान कारक है तो वृक्ष का पंचमी लगेगा, वृक्ष की पंचमी होती है वृक्षात। फल एक ही फल है तो फल के लिए फलम आ जाएगा। गिरा, गिरा यानी कि कौन सा लकार है? भूतकाल की बात हो रही है, लंग लकार है, तो यहाँ पर रूप चलेगा अपतत अपठत अपटताम, तो वैसे अपतत, तो अपतत लग जाएगा एक वचन के लिए, आपका बन जाएगा वृक्षात फलम अपतत। उम्मीद करें आराम से आप अब इनको कर सकते हैं। तुम जाते हो, मैं हंसता हूँ, ये सभी हो जाएंगे, इतने टफ नहीं है ये, बस आपको धातु रूप इनके ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ संधि का सूत्र है, तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। आपका अगला प्रश्न है सह साकम समम सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो सह के योग में हम करते हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग, आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, श्लोकांश का अर्थ है। तो न्यायात पथा यानी कि न्याय के मार्ग पर जो लोग चलते हैं, यानी कि जो धैर्य पुरुष हैं वो न्याय के मार्ग पर चलते समय कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, यानी कि धीरज बनाए रहते हैं, हमेशा धैर्य बनाए रखते हैं जो न्याय के पथ पर चल रहे होंगे। अगला है 21 संख्या का संस्कृत है, तो 21 की संस्कृत क्या हो जाएगी? 21 बन कैसे रहा है? 20 + 1, 20 की होती है विंशति और 1 की होती है 1, तो आपका बनेगा एक विंशति ही। जैसे मैं लिख रही हूँ ध्यान रखना, क्या गलती है यहाँ पर, बस विसर्ग नहीं लगाएंगे इन्होंने। एक विंशति बनेगा। सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास है? सप्ताध्यायी 7 अध्यायों का समूह, सप्तमी 7 अध्याय का समूह। पहला पद संख्यावाची है, कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मद शब्द के द्वितीय विभक्ति तीनों वचनों का रूप लिखो। तो अस्मद का द्वितीय विभक्ति एक वचन है माम, द्विवचन है आवाम और बहुवचन है अस्मान। आपसे एक बार पूछा भी गया है अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप, तो वहाँ पर आप लिख सकते थे अहम, आवाम, वयम। प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है अहम, द्विवचन होता है आवाम और बहुवचन होता है वयम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका? अगला प्रश्न है ज का उच्चारण स्थान है इच्चु यशानाम तालुहु। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, तो ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु।
ठीक है, तो आपके जितने क्वेश्चंस थे इसके कंप्लीट हो चुके हैं। सारे के सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय जितने भी थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, फिर आप लोग परेशान होते हैं। सारे के सारे एमसीक्यूज़ अति लघुत्तरीय कंप्लीट हो गए। टाइम मिलेगा तो मैं आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को करा दूँगी। चलिए, तैयारी अपनी करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।